वेलकम टू गोयल आईएएस। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है। तो और प्री में काफ़ी वेटेज देखा जाता है करंट का। तो आज हम चर्चा करेंगे एक और करंट न्यूज़ पे। वो है आपकी खेदर थर्मल प्लांट का विस्तार, बिजली उत्पादन बढ़ेगा, मंत्री अनिल विज जी ने कहा है, बिजली संकट खत्म होगा। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या डेटा मिलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सपेंशन ऑफ थर्मल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन हरियाणा। फोकस एरिया है हमारा राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, जिसे आप RGTPP कहते हैं, जो कहाँ पर है, खेदर में है। खेदर कहाँ है, ये कौन से जनपद में है, ये है आपके हिसार में। तो खेदर गांव कहाँ है, हिसार में। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट जो है ये 2010 में जब भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तब ये कमीशन हुआ था। इसका पहला यूनिट कमीशन हुआ था 2010 में, पहला यूनिट, और दूसरा यूनिट जो इसका कमीशन हुआ था वो 2011 में हुआ था। याद रखने वाली बात है, ये जब कमीशन हुआ था तो उस समय कार्यकाल किसका था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, राइट। अब ये आपके सिलेबस में जो कहाँ कहाँ पर आपका ये रिलेवेंट है, इसकी प्रासंगिकता कहाँ पर है, ये है आपके GS पेपर 1 में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली माइनिंग की बात ये कर रहा है। GS पेपर 2 ऑब्वियसली गवर्नेंस की बात ये कर रहा है। 3 में आएगा इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली बैकबोन बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, राइट। और यहाँ पर गवर्नेंस में हम इसमें जो शक्ति स्कीम है, शक्ति स्कीम लॉन्च हुई थी 2017 में, राइट, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि ये काफ़ी अकाउंटेबल स्कीम है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द माइनिंग ऑफ द कोल, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा में अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, राइट, तो कहीं ना कहीं बिजली की जो खपत है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसी को मद्देनज़र ये कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट जो कि खेदार में है, जनपद क्या है, हिसार, उसको कहीं ना कहीं अब एक्टिवेट किया जा रहा है बहुत जल्द, क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिक कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, पॉलिटिकल इश्यूज आ गए थे, राइट। तो वो हम देखेंगे अभी क्या इश्यूज थे। तो यहाँ पर देखिए ये जो काम होगा, यहाँ पर आप देखेंगे करंट डेवलपमेंट क्या है इसका, अभी वर्तमान में क्या है इसका घटनाक्रम। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड कोल लिंकेज फॉर न्यू एक्सपेंशन यूनिट एंश्योरिंग फ्यूल सिक्योरिटी फॉर द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर है कि केंद्र सरकार का नाम आ रहा है। क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट तो राज्य सरकार का है, तो केंद्र सरकार का नाम क्यों आ रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि जब मैं यूनियन लिस्ट देखता हूँ, यूनियन लिस्ट उसकी जो एंट्री नंबर 54 है, तो जो भी माइनिंग से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, क्योंकि कोल भी माइनिंग के द्वारा ही प्राप्त होता है, जो एक थर्मल पावर प्लांट का एक सोर्स बनता है वो कोल होता है। कोल भी एक माइनिंग के रूप में ही आपको प्राप्त होता है। तो जो माइनिंग का मुद्दा है ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, एंट्री नंबर 54 में। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर केंद्र सरकार का नाम आ रहा है। तो केंद्र सरकार ने इसे अप्रूव पहले ही कर दिया था, कोल लिंकेज के द्वारा, कोल लिंकेज के द्वारा अप्रूव कर दिया। कोल लिंकेज का मतलब क्या होता है, कोल लिंकेज का मतलब होता है जहां पर भी ये माइंस होती हैं रिलेटेड टू कोल। अब देखिए ज्योग्राफी में तो हर जगह हर चीज़ एक सी नहीं होती है ना, कहीं पर कुछ ज़्यादा मिलता है, कहीं पर कुछ ज़्यादा मिलता है, राइट। अगर मैं खनिज की बात करूँ, अगर मैं मिनरल्स की बात करूँ, तो यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको लिंक कहाँ से कहाँ किया जाएगा। ये प्लांट तो आपने देखा अभी हिसार जनपद में लगाया जा रहा है हरियाणा के, पर यहाँ से जो कोयला लाया जाएगा, कोयला लाया जाएगा, वो झारखंड से लाया जाएगा। तो ये लिंक बनाया जा रहा है झारखंड और किसके बीच, हरियाणा के बीच। तो झारखंड में जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है हरियाणा के लिए, राइट, झारखंड से जो ये जाएगा कहाँ तक, हरियाणा तक, ये जो पूरा का पूरा लिंक है ये तय किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसको कहते हैं कोल लिंकेज। तो आपने एग्जाम वाइज क्या याद रखना है, कोल में केंद्र सरकार का ही वर्चस्व आएगा। माइनिंग को अलॉट केंद्र सरकार ही करेगी किसी भी राज्य को। क्यों, क्योंकि जो ये माइनिंग है ये किस सूची में आता है, ये आपके केंद्र सूची में आता है, एंट्री नंबर 54 में आता है। अब देखिए यहां पर आपको बता रखा है कोल लिंकेज क्या है। ये एक मैकेनिज्म है वेयर अ पावर प्लांट इज ऑफिशियली असाइंड अ स्पेसिफिक कोल माइंस, ठीक है। जैसे हमारा जो प्लांट है वो सीधे झारखंड की इस कोल माइन से अटैच है, ये लिंक जो है। और झारखंड में देखिए ये पूरा एरिया समझ लीजिए, एरिया में हो सकता है कि ये वाला एरिया हमारा अलॉट कर दिया गया है हरियाणा के लिए, राइट। तो ये अब इससे केवल कौन निकालेगा, हमारा यही राजीव गांधी वाला जो थर्मल प्लांट है, यही यहाँ से माइनिंग कर सकता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, लिंक बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये मोनोपोली देने की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की, राइट। और यहाँ पर देखिए एक मिशन शक्ति है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, मिशन शक्ति जो है ये एलोकेशन ऑफ कोल ही है, 2017 में लाया गया। अब 2017 से पहले भी था, पर उसमें कुछ लूप होल्स थे। जैसे पहले क्या होता था, कोल माइंस किसको अलॉट करनी है, क्या करनी है, वो एक डिस्क्रिप्शन बेस होता था केंद्र सरकार के। परंतु अब क्या सिस्टम हो गया, अब ऑक्शन बेस हो गया है।
मिशन शक्ति से आपको क्या मिलता है, ऑक्शन बेस हो गया है, और मिशन शक्ति कब आया है, 2017 में, और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है इसमें, ये बात आपने याद रखनी है, राइट। और थर्मल पावर तो आप समझ गए होंगे, थर्मल पावर का मतलब होता है यहाँ पर जो बिजली जनरेट की जाती है, इसमें जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है ये मुख्यतः कोयला होता है, मुख्यतः कोयला। अगर आप इसका यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल देते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाए कि इसमें जो सोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी वो यूरेनियम है। पर जब थर्मल होता है तो थर्मल में मुख्यतः किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोयले का, राइट। अब देखिए हमारा जो प्लांट है इसकी जो कैपेसिटी कितनी होगी, इसकी कैपेसिटी है आपकी 800 मेगावाट, ये बात आपने याद रखना है, काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। और ये मैंने अभी बताया आपको कि जो एलोकेशन हो रहा है आपको, जो केंद्र सरकार करती है, राइट, कोल यानी कि झारखंड से आपका जो हरियाणा तक जा रहा है, ये सारा एलोकेशन जो किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूची नंबर, ये केंद्र सूची के एंट्री नंबर 54 में आता है, राइट। और मिशन कौन सा है, शक्ति। शक्ति कब आया है, 2017 में। तो ये मैंने आपको बता दिया, राइट। और इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एलिमिनेट फ्यूचर डिसरप्शन इन पावर जनरेशन। जैसे कि मैंने बताया था हरियाणा में इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर बढ़ता जा रहा है, जो समय की भी मांग है, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो नहीं चल पाएगी, राइट। क्योंकि मुझे लगता है मशीनों का ग्लूकोज होता है ये इलेक्ट्रिसिटी, तो मशीन बढ़ाते रहेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, राइट। और यहाँ पर कुछ हम इसका ऐतिहासिक आवंटन देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था ये कोल जो ब्लॉक है जो झारखंड में है, ये हरियाणा को कब अलॉट हुआ था, ये 2008 में अलॉट हुआ था, याद रखिएगा 2008 में। इसीलिए 2010 और 2011 में मैंने बताया था यूनिट 1 यूनिट 2 भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार के द्वारा इसको किया गया था। तो 2008 में ये आवंटन हुआ था। और कमीशन कब हुआ था इसका प्लांट का, यूनिट 1 2010, यूनिट 2 2011। अभी देखते हैं ये जो एलोकेशन है अभी ये टूटा नहीं है, इंटैक्ट नहीं हुआ, इसमें कुछ विवाद हुआ था रिगार्डिंग दी टेरिटरी। जैसे मैंने बताया कोई एरिया होता है, उस एरिया में इमेजिन करिए झारखंड का ये कोल वाला एरिया है पूरा, तो यहाँ पर ये अलॉट किया गया हरियाणा को, तो यहाँ पर मार्किंग प्रॉपर नहीं हुई थी, कुछ विवाद हो गया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक केंद्र सरकार द्वारा नोटिस भेजा गया था, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है हरियाणा की उसको जस्टिफाई कर पाई, उसको बता पाई, इसीलिए अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एलोकेशन है अभी भी जीवित है, अभी इसको समाप्त नहीं किया गया है, चाहे देर हुई है परंतु समाप्त नहीं किया गया, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसीलिए लिखा है ये जो एलोकेशन है ये अभी भी बरकरार है, ठीक है। तो HPGCL जो है, राइट, HPGCL जो है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसमें काम कर रही है, इसको ऑपरेशनलाइज कर रही है। यानी कि अब ये किस अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, HPGCL। HPGCL का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब बॉटलनेक मैंने बता ही दिया था, इतना टाइम क्यों लग गया इसमें, क्योंकि यहाँ पर कुछ इश्यूज हो गए थे, इसीलिए आपको केंद्र ने शो कॉज नोटिस दिया था। शो कॉज नोटिस का मतलब मैंने बता दिया, शो कॉज नोटिस का मतलब होता है बताना पड़ता है कि इतनी डिले क्यों है। केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा हरियाणा राज्य सरकार को कितना डिले क्यों है, तो इन्होंने इसको अच्छी तरह जस्टिफाई करके बता दिया। तो इसीलिए अभी भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एलोकेशन है, ये अभी तक टूटा नहीं है। अब देखिए स्टेट रिलेवेंस में हम बात करते हैं, कैसे है ये। देखिए स्टेट में क्या करेगा, ये एनर्जी सेल्फ रिलायंस बनाएगा स्टेट को बाहर से बिजली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो अंत में राज्य क्या होता है, अगर राज्य उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाता है तो वो दूसरे राज्यों से खरीदता है, जो कहीं ना कहीं अपने में खर्चा होता है, राइट। और अगर राज्य खुद ही उत्पन्न करेगा तो सोचिए राज्य को कितना फायदा होगा, इकोनॉमिक बैकबोन बनेगा। क्योंकि देखिए जो खेदर प्लांट है ये, इसको कहीं ना कहीं बैकबोन कहा जाता है हरियाणा पावर सिस्टम का, राइट। क्योंकि जितने भी हमारे महत्वपूर्ण साइट्स हैं वो इसी के द्वारा चलती हैं, नॉन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई यही करता है। जैसे अगर मैं NCR वाले एरिया की बात करूं, जैसे हमारे गुड़गांव हो गया, सोनीपत हो गया, फरीदाबाद हो गया, ये वाले एरिया NCR वाले एरिया में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है किस तरह से किस स्तर तक यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और जो कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए एक इकोनॉमिक स्टेटस के लिए, हरियाणा की आर्थिक ज़रूरतों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये वाली साइड जो NCR वाली है। तो यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हैं बड़ी बड़ी, उनको एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, तो ये एक कहीं बैकबोन का काम करेगा, राइट। ये वाला हमारा पावर प्लांट। और ऑब्वियसली अगर ये इतने प्लांट का विस्तारण होगा तो ऑब्वियसली ये जनरेट क्या करेगा, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, कम करेगा, ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, राइट। अब इसमें कुछ हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की बहुत ज़रूरत है इसमें, राइट, बहुत ज़रूरत है इसमें। जैसे सबसे पहले तो खनन को तेजी, इस खनन के जो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो इसको जल्दी से जो है खनन को तेजी की जाए। HPGCL मस्ट अपने जितने भी कार्य हैं उसके पास, इसमें कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए, किसने, HPGCL ने, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं इसमें आधुनिकीकरण का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था 2008 को हमें अलॉट हो गया था 2008, अब उस समय अलग था, राइट।
जनरेशन अलग अलग थी, अब आप देखिए 2026 में है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं करीबन 18 साल हो चुके हैं, 18 साल हो चुके हैं, राइट। तो 18 साल हो चुके हैं, तो 18 सालों में कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी वाइज हमारा काफ़ी अपग्रेडेशन हुआ है, तो उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए इस प्रोजेक्ट में। और इस वजह से क्या होगा, जो मॉनिटरिंग है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट करनी चाहिए, राइट। कितना आवंटन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें क्योंकि जो टनल बनाया जा रहा है झारखंड से लेकर, टनल से मेरा मतलब ये मत समझिएगा वास्तविक टनल, फिजिकल टनल, टनल मतलब एक लूप, एक वर्चुअल टनल समझिए। ये जो बनाया जा रहा है, हो सकता है बीच में कहीं ना कहीं लीकेज हो जाए, तो इसको मॉनिटरिंग प्योर तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए इसमें, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब एग्जाम वाइज देख लेते हैं। प्लांट का नाम क्या है, RGTPP, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। और याद रखिएगा ये कमीशन कब हुआ था, यूनिट 1 इसका कमीशन हुआ था 2010 में, और यूनिट 2 इसका कमीशन हुआ था 2011 में, राइट। और किसके समय हुआ था, इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, ये थे भूपेंद्र हुड्डा जी, राइट। और याद रखिएगा जो हमारा कोल का जो एलोकेशन हुआ है झारखंड में, वो कब हुआ है, वो हुआ 2008 में, ये वाला। कल्याणपुरी बदलापुरा झारखंड, एक मूवी भी थी मुझे याद है बदलापुर करके, देखिएगा आप उसको, वरुण धवन की मूवी थी, तो वहां से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कल्याणपुरी बदलापुर, ये आवंटन कब हुआ था, 2008 में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 800 मेगावाट की, ये बात याद रखना है। और स्कीम किससे इन्वॉल्व कर रही है, शक्ति स्कीम इसके अंतर्गत आएगी। शक्ति स्कीम किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कब जारी हुई थी, 2017। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको, पहले जो होता था आवंटन जो होता था वो एक डिस्क्रिशनरी बेस होता था, विवेकापूर्ण होता था केंद्र सरकार के, परंतु अब इसमें क्या है, बिडिंग सिस्टम, ऑक्शन सिस्टम है इसमें, ठीक है, ऑक्शन। और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, कौन सी एजेंसी इसको जो सुचारू कर रही है इसको, वो है आपकी हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPGCL, राइट। अब ये आप देख लीजिएगा, यहां पर आपको कुछ मेंस राइटिंग वैल्यू एडिशन दे रखे हैं, इसे स्टॉप करके जरूर देख लीजिएगा आप, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये जो करंट हम डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं आपके पॉलिटी के हिसाब से समझाने का, इकोनॉमिक अलग अलग आयाम से समझाने का, जिससे कि आपके एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी बताया आपको, जो कोल है वहां पर मिनिस्ट्री क्यों आ रही है, यानी कि केंद्र की मिनिस्ट्री क्यों आ रही है, यानी कि केंद्र क्यों आ रहा है, बिकॉज ये यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 54 में आता है माइनिंग, और कोल हमारा माइनिंग से ही निकलता है, तो एंट्री नंबर 54, तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, राइट। तो अगर आपको HCS की तैयारी करनी है, क्योंकि अप्रैल के बाद कभी भी पेपर हो सकता है आपका, नोटिफिकेशन तो जस्ट आने वाला है, आप समझिए, तो पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी प्री प्लस मेंस मात्र 14,999 की मात्र। और आप हमारे लेक्चर्स को, जैसे खासकर पेपर 4 आप देखेंगे एथिक्स के, तो आप एथिक्स के लेक्चर देख सकते हैं, हमारे पॉलिटिकल लेक्चर्स देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि काफ़ी लेक्चर तो हमने ऑन ईयर कर रखे हैं फ्री में, तो आप उन्हें देख सकते हैं और आप देख सकते हैं लेवल क्या है, किस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। तो मात्र 14,999 प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी आपको, ठीक है। और केवल आप प्रीलिम्स के लिए लेना चाहते हैं तो मात्र 4,999 में आपको ये कोर्स ऑफर है, इसमें मेंस नहीं होगा, राइट। और केवल आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आप अवेलेबल है 1,499। टेस्ट सीरीज याद रखिएगा, प्री की है ये टेस्ट सीरीज, मेंस की नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा, तो यहीं से सेशन एंड करते हैं। जय हिंद।